आज हम मानव शरीर की सबसे अद्भुत और बिना रुके चलने वाली बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यानी हमारे श्वसन तंत्र के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलेंगे। सिर्फ हवा अंदर खींचने और बाहर छोड़ने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल और पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक वैज्ञानिक लेकिन बहुत ही दिलचस्प नजरिए से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जंतुओं में सांस लेने के बेसिक तरीकों से, फिर हम वायु मार्ग के सफ़र पर चलेंगे, फेफड़ों के अंदर की दुनिया देखेंगे, सांस लेने के असली मैकेनिज्म को समझेंगे और अंत में उस माइक्रोस्कोपिक गैस विनिमय तक पहुंचेंगे जो असल में हमें ऊर्जा देता है। तो हमारा पहला पड़ाव है जंतुओं में श्वसन, जल से लेकर थल तक। आखिर इवोल्यूशन ने अलग अलग जीवों को सांस लेने के लिए क्या-क्या उपकरण दिए हैं? अगर हम विकास के क्रम को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। जो जीव पानी में रहते हैं जैसे मछली, झींगा या सीप, वो जलीय श्वसन करते हैं। उनके पास गिल्स होते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। लेकिन इसके उलट जब हम जमीन पर रहने वाले उच्च वर्गीय जंतुओं की बात करते हैं जैसे मेंढक, पक्षी या हम इंसान, तो हम वायवीय श्वसन करते हैं। हवा से सीधे ऑक्सीजन खींचने के लिए प्रकृति ने हमें फेफड़ों का एक शानदार अपग्रेड दिया है। चलिए अब सीधे उस रास्ते पर चलते हैं जहां से हवा हमारे शरीर में एंट्री लेती है। हमारा दूसरा पड़ाव वायु मार्ग का सफर। हवा का ये सफर बिल्कुल किसी एडवेंचर ट्रेल जैसा है। सबसे पहले एक गहरी सांस नासिका छिद्रों से होकर गुजरती है, जहां मौजूद महीन बाल और म्यूकस हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। यहां से छन्ने के बाद हवा ग्रसनी यानी फेरिंग्स में पहुंचती है। फिर यह हमारे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग से होते हुए नीचे की ओर ट्रेकिया या श्वास नली में उतर जाती है। ये पूरी की पूरी पाइपलाइन कमाल की सटीकता से काम करती है। और छाती के अंदर आते ही एक बहुत ही शानदार चीज होती है। हमारी मेन श्वास नली 2 शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक दाएं फेफड़े में जाती है और दूसरी बाएं में। ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं आगे चलकर और भी पतली पतली टहनियों में बढ़ती चली जाती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11 सेंटीमीटर। गले से लेकर छाती के विभाजन तक जाने वाली हमारी जो मुख्य श्वास नली है वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, बस इतनी सी। लेकिन ये छोटी सी नली हमारे जीवन के लिए कितनी ज्यादा क्रूशल है ना? इस 16 मिलीमीटर चौड़ी नली की इंजीनियरिंग तो देखिए। जरा सोचिए, जब हवा तेजी से नली से बाहर निकलेगी तो वो वैक्यूम के कारण पिचक भी तो सकती है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके चारों ओर कार्टिलेज के बने सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, बिल्कुल किसी वैक्यूम क्लीनर के पाइप की तरह, जो इस नली को हमेशा खुला और मजबूत रखते हैं। आगे जाकर ये नली फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स नाम की और भी पतली शाखाओं में बंट जाती है। अब इस पाइपलाइन से होते हुए हम अपने मुख्य डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, फेफड़ों के अंदर की दुनिया, हमारा अपना स्पंजी इंजन। हमारे फेफड़े किसी गुलाबी और स्पंजी थैलियों जैसे होते हैं जो हमारी छाती में बिल्कुल सुरक्षित रखे गए हैं। हर फेफड़े के ऊपर एक दोहरी परत होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और मजे की बात यह है कि इन परतों के बीच एक म्यूकस जैसा चिकना तरल भरा होता है। सोचिए, जैसे किसी मशीन के पार्ट्स आपस में ना घिसें, इसके लिए हम उसमें तेल डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये तरल फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने पर घर्षण को कम करता है। अब जरा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के इस विशाल पैमाने को इमेजिन कीजिए। वो जो पतली पतली नलिकाएं थी ना, वो अंत में छोटे छोटे गुब्बारों जैसे वायु कोशों में जाकर खुलती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। और आपको पता है, दोनों फेफड़ों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? लगभग 30 करोड़। जी हाँ, 300 मिलियन एल्वियोलाई आपकी छाती के अंदर पैक्ड हैं। और अगर ये सुनकर आपको हैरानी हुई तो आगे सुनिए। अगर हम फेफड़ों के इन 30 करोड़ सूक्ष्म गुब्बारों को खोलकर जमीन पर फैला दें तो ये लगभग 400 से 800 वर्ग फुट की जगह घेर लेंगे। मतलब लगभग एक टेनिस कोर्ट का आधा हिस्सा हमारी छाती के अंदर समेट कर रखा गया है, ताकि एक ही सांस में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सोखी जा सके। प्रकृति की कारीगरी सच में बेमिसाल है। फेफड़ों का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, पर अब देखते हैं कि ये सिस्टम एक एक्टिव पंप की तरह काम कैसे करता है। चलिए इस मैकेनिकल पंप को एक्शन में देखते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सीने की 12 जोड़ी पसलियों के बीच की पेशियां सिकुड़ती हैं, पसलियां बाहर आती हैं और नीचे जो डायाफ्राम है वो बिल्कुल चपटा हो जाता है। इससे अंदर की जगह बढ़ जाती है।
और सांस छोड़ते वक्त ये सभी पेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। डायाफ्राम वापस एक गुंबद यानी डोम के आकार में आ जाता है और छाती के अंदर की जगह वापस कम हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा नियम काम कर रहा है। जब छाती के अंदर का आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ता है तो फेफड़ों के भीतर हवा का प्रेशर बाहर के मुकाबले कम हो जाता है, और इसी प्रेशर के अंदर को बराबर करने के लिए बाहर की हवा तेजी से अंदर खिंचाती है। और जैसे ही वॉल्यूम घटता है, अंदर का प्रेशर बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर धकेल दी जाती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव। तो चलिए अब इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे माइक्रोस्कोपिक हिस्से पर चलते हैं, गैस विनिमय, जहां असली जादू होता है। हम बाहर से जो हवा खींचते हैं और जो उन करोड़ों छोटे एल्वियोलाई तक पहुंचती है, उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। और यही वो ऑक्सीजन है जिसकी शरीर की एक एक सेल को अपनी ऊर्जा बनाने के लिए सख्त जरूरत होती है। तो यहां काम आता है पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दबाव का सिद्धांत। उन छोटे वायु कोशों के अंदर ऑक्सीजन का दबाव बहुत ज्यादा होता है, जबकि उनके ठीक बाहर जो ब्लड वेसल्स का जाल बिछा है उसमें बह रहे अशुद्ध खून में ऑक्सीजन का दबाव कम होता है। तो बस इसी दबाव के अंतर की वजह से ऑक्सीजन अपने आप वायु कोशों की पतली दीवार पार करके खून में मिल जाती है। और ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला टू वे ट्रैफिक है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन तुरंत उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है, और बदले में शरीर की कोशिकाओं से निकली कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में आती है ताकि उसी दबाव के सिद्धांत से उसे सांस के जरिए बाहर निकाला जा सके। अब एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, जब से आपने एक्सप्लेनर देखना शुरू किया है, बिना आपके कोई मेहनत किए या ध्यान दिए, आपकी छाती के अंदर 29 करोड़ एल्वियोलाई में कितनी बार प्रेशर बदला है और कितने लाखों गैस एक्सचेंजेस चुपचाप हो चुके हैं।